थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और हम कितने कंसर्न हैं उसके बारे में हम हर एपिसोड में उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने एनवायरमेंट के ऊपर कुछ रियल में ग्राउंड में कुछ काम किया है। आज हम बातचीत करने वाले हैं डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर अहमदाबाद की टीम से। डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर एक अहमदाबाद बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम अन्य राज्यों में इन्वायरमेंट और लाइवलीहुड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड लाइवलीहुड, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड लाइवलीहुड के ऊपर उनके अलग अलग मुद्दों पर काम करते आ रहे हैं। लेकिन आज जिस हम खास चीज के बारे में बातचीत करेंगे वो है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, PIM जिसको बोलते हैं। इस चर्चा के लिए हमारे पास 3 खास मेहमान हैं। सभी DSC अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र पटेल जी हैं जिन्होंने PIM के ऊपर कई सालों से जो काम कर रहे हैं इस नगर क्षेत्र में। सचिन ओझा जी हैं जो DSC फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और मोहन शर्मा जी हैं जो DSC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो इन तीनों से हम आज बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान और हैं, चौथे मेहमान हैं जिनका नाम है डॉक्टर शशि नाथ। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में प्रोफेसर हैं और कुछ सालों तक उन्होंने DSC अहमदाबाद को हेड भी किया था। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं आप सभी का राजीव गांधी फाउंडेशन और सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए शशि जी को आमंत्रित करता हूं। शशि, इट्स योर। थैंक यू जीत। PIM पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट या सहभागी सिंचाई व्यवस्था, कुछ राज्यों में मेरे ख्याल से उसको सहभागी सिंचाई प्रबंधन भी कहते हैं। तो उसका जो है हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट्स 1994 से शुरू किया था। ये एक स्लाइड है जो कि राइट बैंक मेन केनाल धरोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है गुजरात में। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मेजर प्रोजेक्ट है, करीबन 62,000 हेक्टेयर एरिया इसका है। और ये एक टिपिकल लेआउट है केनाल सिस्टम का, जिसके अंदर आप देखते हैं कि कई किलोमीटर्स की जो है रिजर्वायर के बाद में मेन केनाल होती है, मेन केनाल से फिर उसके बाद ब्रांच केनाल होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, और अंत में जाके और एक माइनर केनाल होती है करीबन 100 से 300 हेक्टेयर की, जहां से किसान लोग अपने खेतों के अंदर पानी ले जाते हैं। और शर्त ये होती है कि वो बारी बारी से पानी ले जाए, क्योंकि केनाल, किसी भी केनाल सिस्टम का इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो हजारों किसानों को एक साथ पानी दे सके, इसलिए बारी बारी से लेना होता है। और यही चैलेंज है ये पब्लिक इरिगेशन सिस्टम्स के। सो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए कोई इशू नहीं है, वो तो बड़े अच्छे से कर देते हैं हमारे इंजीनियर्स, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हैं इंडिया के। लेकिन जब वो मैनेजमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ में पड़ जाते हैं, और वहीं पर सच पूछिए तो हमारे जैसे NGO की जरूरत होती है। और ये जो है एक विशेष साइकिल है इरिगेशन मैनेजमेंट का, और इस विशेष साइकिल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग से। जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग तो हो गया आपका टेक्निकल, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग से। ये कुछ फोटोग्राफ्स है, काफी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स हैं, आप देखते होंगे। सबसे पहले जो टॉप राइट में जो है वो एक गांव के अंदर से पानी बह रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि ये गांव में पानी क्यों बह रहा है। एक्चुअली ये कोई मेन केनाल है इस गांव के वहाँ, और वो बैंक जमीन से काफी ऊंची है और उसमें काफी लीकेज है, और वो पानी सारा जो है गांव में आ रहा है। सो जो खेतों में पानी होना चाहिए था वो गांव में पानी आ रहा है। और इसकी वजह से आप टॉप लेफ्ट में देख रहे हैं कि एक केनाल है जो टेल एंड का है पोर्शन, यहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि सारा पानी आपका गाँव में बह चुका है, पुअर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। नीचे के जो 2 पिक्चर्स हैं बॉटम में, वो आप देख रहे हैं कि एक विमन है जो इरिगेशन वाटर है हेड रिच में, वो अच्छे से पानी ले पा रही है, लेकिन वो टेल में जो है वो डिप्रीवेशन है। और इसमें पूरे सिस्टम में जो करने की आवश्यकता है, चाहे वो NGO करे, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट करे, या चाहे मेरे ख्याल से कोई कॉर्पोरेट करे, करने की आवश्यकता क्या है। ये जो विशेष साइकिल है, इस विशेष साइकिल को वर्चुअस साइकिल में बदलने की जरूरत है। PIM के अंदर 2 चीजें खास होती है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है मैनेजमेंट करना होता है, और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी होती है। तो अगर
पूरे पीआईएम की जो पूरी बात है उसके अंदर दो चीजों पे काम होता है। एक तो जो कैनाल स्ट्रक्चर है पुराना 20 साल 40 साल पुराना, उसको वापस से रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है। और दूसरा जो जो लाभार्थी किसान है, महिलाएं पुरुष दोनों, उनका मोबिलाइजेशन होता है और उनमें स्वामित्व की भावना की का विकास करने का कोशिश होता है। और तीसरी चीज एक आयाम में खास जोड़ना चाहूंगा कि अभी पीआईएम को भी करीबन 30-40 साल हो गए हैं। आज के पीआईएम में जो 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 डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात की है जीत जी ने, वो केवल केनाल के वाटर से अभी पूरा नहीं कर सकते। आप किसानों की जो पानी की रिक्वायरमेंट है केवल केनाल से नहीं हो सकता, तो उन्हीं केनाल कमांड के जो विलेज है उसमें जो रेन वाटर है उसका आप अगर हार्वेस्ट ही करेंगे और लोकल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और गवर्नेंस नहीं करेंगे, काम नहीं करेगा। सो वाटर गवर्नेंस की जरूरत है। ये एक अगली स्लाइड है, इससे आपको ये बताने का कोशिश करूंगा कि अल्टीमेटली एनजीओ के लिए क्या स्कोप है काम करने का। सो एनजीओ के लिए स्कोप है कि वो फील्ड में डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करे। अगर सरकार का पीआईएम का एक्ट है किसी स्टेट में, या एक्ट नहीं है तो पॉलिसी है, तो उसको जमीन के ऊपर, धरातल के ऊपर वाटर यूजर एसोसिएशन का फॉर्मेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेमोस्ट्रेशन के तौर पे एक वाटर यूजर एसोसिएशन का गठन करना, उसकी सारी ट्रेनिंग करना, उनको केनाल चलाते हुए सिखाना, इरिगेशन मैनेजमेंट उनको सिखाना, और उसके बाद में अपना परफॉर्मेंस जो है असेसमेंट करते हुए सिखाना। उनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के पूरे मैकेनिज्म बनाना, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे कि डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर है वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जो आप समझ सकते हैं कि वो अपनी पावर को लूज करते हैं पीआईएम के अंदर, उनके हाथों से काफी चीजें चली जाती है किसानों के हाथ में, तो वो नाराज रहते हैं। तो उन्हें सेंसिटाइज करना कि ये आपका ही काम आसान होगा, इसके अंदर आपका काम है कि इरिगेशन सिस्टम को अच्छे से चलाना, और किसान मिलके अगर आपको ये मदद कर दे तो कितना अच्छा होगा। और आप जब जो जानते ही होंगे कि एनजीओ का एडवांटेज क्या है, जो शशि भाई ने मुझे टाइटल दिया है, मुझे उस पर बात करनी है। आप जानते हैं कि हमारे जो एनजीओज हैं उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, उनकी स्किल्स और उनका नॉलेज, तीनों जो होते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग के लिए परफेक्ट हैं। और हमारे लोग सबसे बड़ी बात है कि ओरिएंटेड होते हैं, रूरल ओरिएंटेड होते हैं, राइट। देश में काफी सारे एनजीओज हैं, जैसे कि शशि भाई ने कहा, डीएससी है, आशा है, सृजन है, बायफ है, बहुत सारे, करीबन 25 से 30 एनजीओ देश में जो कि ये काम करते हैं और काफी सालों से काम कर रहे हैं और ज्यादातर इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हैं। और हम एनजीओज की कुछ लिमिटेशंस भी है, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि शुरुआत के अंदर एनजीओज में देखा गया है प्राय कि उनमें टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है केनाल की या इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी थोड़ी कमी होती है। और उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट के कई सारे जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आते हैं कि भाई महाराष्ट्र में आप पीआईएम का प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, डब्ल्यू फॉर्मेशन में एनजीओज आइए आप, उसमें लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हमारे एनजीओज। उसका कारण है कि वो टेक्निकल नो हाउ नहीं होता है। दूसरा जो है कि उनका एक्सेस भी नहीं है टेक्निकल नो हाउ के ऊपर, क्योंकि जो इरिगेशन इंजीनियर्स हैं ज्यादातर जो भी मटेरियल है, रिसोर्स मटेरियल है, उनके पास में ही सीमित है। कई बार एनजीओ का प्रॉब्लम ये कि सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर ओवर एम्फेसिस कर देते हैं, बहुत ज्यादा सोशल की बात करते हैं, जबकि टेक्निकल काम करने की जरूरत है वहां पे शायद, लेकिन वो सोशल पे ही बात करते हैं। तो दोनों का एक बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, वो एक इशू कई बार आता है। और गवर्नमेंट स्टाफ का भी एनजीओ के लिए जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है, वो समझ नहीं पाते हैं। हम लोग कई बार जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, सचिन भाई और हम लोग, और हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उनको बड़ा शक होता है कि ये लोग क्या इरिगेशन में कुछ कर पाएंगे क्या। उनका एनजीओ के लिए ओरिएंटेशन बहुत कम है। अभी भी वो जानते हैं कि वो चैरिटी जो एनजीओज होते हैं ना, ठंडी के दिनों में शाल उड़ा देना या फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, वही होगा शायद। उनको शंका होती है हमारे ऊपर। फिर एनजीओ का एक प्रॉब्लम दूसरा भी कि हम लोग कई बार गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं और ओपन फोरम में कर देते हैं। उसकी वजह से हमने कई बार देखा है कि एनजीओ के जो एमओयू होते हैं डिपार्टमेंट के साथ में, वो खतरे में पड़ जाते हैं, अधिकारी नाराज हो जाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते, बोले कुछ नहीं, इनको ज्यादा भाव मत दिया करो, तो हमारा सारा काम खराब हो जाता है।
फिर हमारे पास में फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी नहीं होती है कई बार एनजीओस को देखा गया कि बहुत स्मॉल स्केल के और साइज के होते हैं, जो कि जबकि इरिगेशन नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, तो वो मैनेज नहीं हो पाता है। ये लिमिटेशंस पे हमें काम करना होगा और अल्टीमेटली एनजीओज का अकेले का इसमें काम नहीं है। एक्चुअली ये पूरा पार्टिसिपेटरी है। एनजीओ, गवर्नमेंट और डब्ल्यूए तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और तीनों अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाते हैं तो ये प्रोग्राम जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। और ये एक्सपीरियंस अभी अभी हमें सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड गुजरात में हुआ है कि हमने वहाँ अपना काम अच्छे से किया, लेकिन दूसरे जो दो पार्टनर्स हैं वो थोड़ा सा अभी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, उसकी वजह से हम उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सारे अच्छे इंटेंशन होने के बावजूद, इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद। सो दिस इज फॉर ऑल फॉर दिस मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच शशि भाई। थैंक यू मोहन भाई। हाँ राजेंद्र भाई। भी मेरा जो है टॉपिक जो है प्रोसेस में, पीआईएम में जो प्रोसेस बहुत बड़ी बात है। मतलब जो कई कई बार ऐसा होता है कि हम जो है ना टारगेट बेस पर चले जाते हैं और जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है इसमें प्रोसेस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। कई बार बहुत सारा काम हो जाता है, बाद में वो टिकता नहीं है। तो प्रोसेस को लगे रहना और प्रोसेस पूरी करना बहुत जरूरी चीज है। तो पीआईएम में हम देखें तो क्या कैसे मतलब प्रोसेस करना है, क्या क्या करना है। तो एक तो जो भी गांव में हम वो नहर का काम है, मतलब नहर में किसानों की भागीदारी लेनी है, तो इसके लिए पहले तो जो भी जो एनजीओ का जो बंदा है इसको गांव को जानना जरूरी है। मतलब वो गांव में जाए और अलग अलग जो है ना गांव का वो स्टडी करे, गांव में कौन सी लीडरशिप है इसका वो अभ्यास करे, और गांव में जो भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसे है, वो कैसे चलते हैं। गांव में जो पंचायत है मतलब वो समरस है या इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स है, वो भी जानना जरूरी है। बाद में अलग अलग जो फलिए रहते हैं इसमें अलग अलग ज्ञाति के लोगों के साथ बैठ के गांव के पानी के बारे में, मतलब जो गांव में जो मतलब ट्यूबवेल है, ओपन वेल है और नहर है, तो नहर के बारे में जो भी क्या प्रॉब्लम है, अभी तक नहर है तो क्या क्या प्रॉब्लम है, वो अलग अलग लोगों से जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम लीडरशिप को ही मिलते हैं तो वो मतलब स्ट्रांग रहती है और ज्यादातर इसको लाभ मिलता है, लेकिन जो टेल वाले हैं और वंचित जो लोग हैं इसके बारे में हम जान नहीं पाते। तो अलग अलग फलिए में जाके भी नहर के बारे में क्या प्रॉब्लम है वो जानना जरूरी है। वो जानने से क्या होता है कि जो हम जो बात करते हैं तो मतलब द पॉइंट करते हैं कि हाँ हमको पता रहता है कि क्या प्रॉब्लम है गांव में, इस पर रहता है। तो एक तो अब गांव का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। दूसरी जो बात आती है ओके ठीक है वो तो हम गांव में जाके जाना, लेकिन एक्चुअल कैनाल के बारे में जानने के लिए हमारा एक है मतलब प्रोसेस रहती है, इसमें हम पीआरए करते हैं। पीआरए है पार्टिसिपेट रूरल अप्रेजल, मतलब सहभागी रूरल समझ। ज्यादातर हम टॉपिकल पीआरए करते हैं कैनाल के बारे में हम ड्राइंग शीट लेते हैं और ड्राइंग शीट पर गांव के जो लोग जो रहते हैं इसके साथ में बैठते हैं और इस पर ड्रॉ करते हैं कैनाल, गांव की कैनाल, कितनी कैनाल है गांव में, कहाँ गांव से कौन सी साइड पर निकलती है, इसकी लंबाई क्या है, इसमें अभी तक कहाँ कहाँ पानी पहुंचा है, कितने मतलब इसका कमांड एरिया कितना है, इसमें से कितने कितने लोग हैं, इसमें कमांड एरिया में से कितने लोगों को पानी मिलता है और कितने को नहीं मिलता है, क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम के बारे में कैनाल पे हम लिखवाते हैं कि भाई क्या कहाँ क्या प्रॉब्लम। कई जगह पर वो बताते हैं कि भाई यहाँ लेवल का प्रॉब्लम है, गेट यहाँ गेट गलत जगह पर लग गया है, गेट यहाँ होना चाहिए, कई जगह पर साइफन लीकेज है। तो कैनाल के बारे में जो प्रॉब्लम है वो हम गांव के लोगों के साथ में बैठ के जानते हैं। वो करना क्यों जरूरी है, समझो कि हम वो नहीं करते पीआरए। तो पूरा कैनाल मतलब 8, 10, 15, 20 किलोमीटर की लंबी गांव में 2-3 कैनाल रहती है, तो इतने घूमने में बहुत टाइम जाता है और हम शॉर्ट टाइम में पूरे गांव के कैनाल के प्रॉब्लम नहीं जान सकते। और दूसरा बात है हम किसानों के साथ जब बात करते हैं तो किसानों को भी लगता है कि हमारा कोई सुनने वाला है, हमारा जो प्रॉब्लम कोई सुनने वाला है। और पीआरए में ज्यादातर हम ध्यान रखते हैं कि
जो वंचित है, टेल में बैठा है, लास्ट में कौन किसान है जिसको पानी नहीं मिलता है, इसको बोलने का मौका देते हैं। तो हमारा जो इसके साथ जो रिलेशनशिप भी बढ़ता है, संबंध भी बढ़ता है। तो एक तो पीआरए करके हम गांव के कैनाल के बारे में जो प्रॉब्लम है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद जो गांव के जो लोग हैं इसको थोड़े साथ में लेके वो जो हमने जो पीआरए किया है, जो हमने जो मैप बनाया है वो लेके हम कैनाल पे जाते हैं और ऑन साइट पर जाकर देखते हैं कि ओके ठीक है, गांव ने लोगों ने पीआरए में जो बताया है जो प्रॉब्लम है वो कैसे प्रॉब्लम है। तो हमारी भी सोच मतलब जो है ना, हम जो काम करने वाले हैं जो पीआईएम के बारे में कैनाल पे, नहर पे, तो इस पर हमारा भी एक मतलब हम मजबूत बनते हैं। क्या क्या सही में क्या प्रॉब्लम है वो हम जान पाते हैं, और वो भी हम किसानों के जानते हैं कि प्रॉब्लम की बात ना करें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसकी सोच क्या है, किसान क्या सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो वो भी इसमें भी लोगों की पार्टिसिपेटरी आती है। वो बताते हैं कि भी ऐसा प्रॉब्लम है तो जो ऐसा किया जाए तो इसका सॉल्यूशन निकलता है। मैं मेरा एग्जांपल बताऊं, हमने स्टार्ट किया था 95 में यहाँ ठलोटा में, तो पीआरए किया था तो मेरे ख्याल से 20 जैसे प्रॉब्लम आए थे। लोगों ने बताया था कि यहाँ सीपेज बहुत ज्यादा है, यहाँ गेट नहीं है, यहाँ पानी पूरा कैनाल आती है तो टूट जाती है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट पॉइंट निकाले थे। तो हम कैनाल के बारे में पूरा जानते हैं तो इसको पीआरए करते हैं। और इसके बाद जो हमारा जो रहता है, हमने गांव को जाना, नहर का प्रॉब्लम जाना, तो ऐसे प्रॉब्लम दूसरी जगह कहाँ थे वो हम देखते हैं कि ओके ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम में से दूसरी जगह किसानों ने कैसे सॉल्यूशन निकाला है। तो लोगों को कई बार हम वहाँ एक्सपोजर लेकर करवाते हैं, मतलब प्रेरणा प्रवास करवाते हैं, वहाँ लीडरों को और गांव के अलग अलग लोग हैं, बहनों को वहाँ ले जाते हैं, कई बार वीडियो फिल्म भी करवाते हैं। तो वहाँ वो जाए और देखे कि ऐसे ही प्रॉब्लम यहाँ दूसरी जगह पर थे किसानों के, और वहाँ हम वही ध्यान रखते हैं। हमारा रोल वहाँ फैसिलिटेटर का रहता है, और ज्यादातर जो एक्सपोजर में जो लोग आते हैं वो किसानों के साथ बात करें कि भी आपके वहाँ क्या प्रॉब्लम थे, आपने क्या किया है, कैसे किया है, अभी कैसा चलता है, इसमें से कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। तो वो प्रत्यक्ष जाकर देखते हैं कि ओके किसान भी कर सकता है, तो इसका मनोबल जो है ना वो बढ़ता है और वो खुद कर सकता है ऐसा इसको विश्वास होता है। और कई बार कैनाल का बारे में जानते तो कैनाल का पूरा नेटवर्क बनता है, प्लानिंग होता है, नहर बनती है, तब तक विभाग इसको कहीं भी शामिल नहीं करता है। तो लोगों को ज्यादातर इसके दिमाग में रहता है कि कैनाल तो सरकार की है, गवर्नमेंट की है, मेरी है ही नहीं, मैं उपभोक्ता तो जरूर हूं लेकिन गवर्नमेंट की है, और इस तरह से इसको देखता है, इसका और उपयोग ऐसे ही करता है। तो इसकी सोच में बदल लाने के लिए, इसको इसमें शामिल करने के लिए मुझे लगता है कि जो एक्सपोजर जो हम करवाते हैं और इस प्रोसेस में किसान इसमें इसका लगाव बढ़ता है और वो जुड़ने की ज्यादातर कोशिश करते हैं। इसके बाद जो हमारा रहता है कि हमारी एक मर्यादा रहती है कि हम बाहर ले जाने में 50 या 60 लोगों को ले जा सकते हैं, लेकिन गांव में तो 300 किसान रहते हैं। तो वो गांव में आकर अपनी बात बताए, मतलब एक बड़ी सी मीटिंग रखे, और उन्होंने दूसरे गांव में ऐसे ही प्रॉब्लम थे, हमारे गांव जैसे ही प्रॉब्लम थे, इसमें से कैसे रास्ता निकाला है, वो अपनी बात किसान बताए। जो भी खुटता है तो इसमें हम फैसिलिटेट करके बताते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया है, इसमें से रूल्स है। तो मुझे लगता है गांव लोग तैयार होते हैं इस काम करने के लिए। एक तो पहले तो कई बार होता है कि गवर्नमेंट की झंझट में हम क्यों पड़े, कैनाल का मैनेजमेंट हम क्यों ले, इसके लिए तो अलग विभाग है। लेकिन प्रॉब्लम है और इस सॉल्व करने के लिए दूसरी जगह पर किसानों ने अपने हाथ में मैनेजमेंट लिया है और जुड़े हैं। तो इसके लिए किसान मेरे ख्याल से ज्यादातर एक्सपोजर के बाद तैयार होते हैं। इसके बाद हमारा रहता है कि भाई ओके, गांव में जो काम करना है तो कौन करेगा, तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन जरूरी है, मतलब संस्था बनानी जरूरी है। तो यहाँ हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इरिगेशन कोऑपरेटिव रजिस्टर करवाते हैं, मतलब WF बनाते हैं। तो इसके लिए मेंबरशिप बनाना जरूरी रहता है। तो यहाँ हम एकड़ जितनी जमीन आती है जिस किसान की, कितने वो शेयर लेते हैं, तो एकड़ बेच वो मतलब कॉन्ट्रीब्यूट शेयर लेते हैं किसान का। और ऐसे जो भी जितने किसान जुड़ते हैं, मतलब जितना लाभार्थी किसान है वो इसके मेंबर बनते हैं। और इसके बाद वो जितने लोग मेंबर बने हैं, इसका एक मीटिंग होता है और इसमें से वो एक छोटी बॉडी बनाते हैं, एजुकेटिव बॉडी, मतलब मैनेजमेंट करने के लिए। पूरे 300 किसान को साथ में लेकर तो हर रोज काम नहीं कर सकते, पूरा गांव का मैनेजमेंट करने के लिए एक एजुकेटिव बॉडी बनती है। इसमें
हेड मिडल टेल के लोग रहते हैं, बहनें रहती है, अलग अलग ज्ञाति के लोग रहते हैं, वो इसका समावेश करके हम एक एजुकेटिव बॉडी बनाते हैं। इसमें भी हमारा जो संस्था का रोल इसमें रहता है, हम बात बताए कि भी ओके एजुकेटिव बॉडी है तो इसमें आपका रोल क्या रहेगा, मतलब जो जो मेंबर बनता है बॉडी का, इसका रोल क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, और इस आधार से कैसा लोग चाहिए, कैसा बंदा चाहिए बॉडी में। तो इस तरह से जो जो गांव के लोग ही चुन के मतलब जो जिम्मेदारी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के साथ बात कर सकता है, जो गांव में इसका कुछ वर्चस्व है, ऐसे लोग जो है ना बॉडी में आते हैं और इसमें से एक प्रेसिडेंट बनता है, वो भी वही लोग इसका चयन करते हैं। तो इस तरह से पूरा जो है ना गांव में एक संस्था का निर्माण होता है और इसको बाद में हम जो है ना पूरा डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भेजते हैं और एक संस्था का मतलब गवर्नमेंट मान्य एक संस्था बनती है। वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन बनाने का प्रोसेस रहता है और इसमें बहुत सारे हम अलग अलग फलिये में मीटिंग करते हैं और लोगों को पीआईएम के बारे में, रूल्स के बारे में, आम किसान की जिम्मेदारी क्या रहेगी, एजुकेटिव बॉडी की क्या जिम्मेदारी रहेगी, सेक्रेटरी की क्या जिम्मेदारी रहेगी, प्रेसिडेंट की क्या जिम्मेदारी रहेगी, लोग जाने कि मेरा रोल क्या रहने वाला है। कई बार ऐसा रहता है कि कई जगह पर लोग वही ध्यान में रखते हैं कि मुझे पानी नहीं मिलता है, लेकिन मैंने क्या जवाबदारी अदा की है वो ध्यान में नहीं रखते हैं। तो यहाँ सभी लोगों को जिम्मेदारी की पता चले, इसके लिए बहुत सारी मीटिंगें इसमें रहती है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन तो बन गया, लेकिन जो हमने जो पीआरए किया है तो कैनाल के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम हमने स्पॉट आउट किए हैं। यहाँ पानी नहीं चलता है, गांव में बहुत अच्छी संस्था बन सकती है लेकिन कैनाल अच्छी नहीं है तो संस्था भले अच्छी हो लेकिन पानी सबको नहीं मिल पाता है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए पार्टिसिपेटरी वे से कैसे करें हम, तो इसके लिए हम यहाँ एक प्रोसेस रखते हैं। जो डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, सेक्शन ऑफिसर, डेप्यूटी इंजीनियर और गांव के जो किसान है और संस्था के लोग कैनाल से हेड से घूमते हैं और पूरा कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है वो किसान बताए और डिपार्टमेंट के लोग और एनजीओ लिखते हैं भी इसका क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन है। वो पूरा लिख के एक वो पूरा जॉइंट सर्वे होता है और इसके बाद इसका प्लान एस्टीमेट होता है। एस्टीमेट बनने के बाद भी गांव के लोगों उसके सामने रखते हैं कि भी आपने जो जॉइंट सर्वे किया था तो वो बात हमने ली है इसमें, तो कई बार कुछ छूट गया है तो ऐड भी करते हैं। और इसका जब एस्टीमेट बनता है तो एस्टीमेट के बाद किसानों की भागीदारी, मतलब कैनाल का पुनरुद्धार करना है, तो इसमें किसानों की भागीदारी लेने के लिए यहाँ गुजरात गवर्नमेंट का रूल से 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हम 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्ट करते हैं। कई बार मुझे पता है कि हमने ठलोटा में स्टार्ट किया था ओनली 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन लेने के लिए, 1 लाख का एस्टीमेट था। 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन लेने में 6 महीने निकल गए थे, लेकिन प्रोसेस पूरी करनी जरूरी थी। किसानों का पैसा इसमें लाना बहुत जरूरी था। इसके लिए भी हम बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, मतलब कॉस्ट बेनिफिट। क्या अब अभी आप इस कैनाल ठीक नहीं करते हैं और आप मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो कितना पानी आपको मिलता है, कितना रह जाता है और वो फाइनेंशियल कितना आप नुकसान करते हो। तो कॉस्ट बेनिफिट का हम जो पीआरए करके गांव लोगों को सेंसिटाइज करते हैं कि भैया ओके ठीक है आपको तो देना है तो 10% देना है। और मेरे ख्याल से एवरेज जो है ना एक किसान के एक हेक्टर का 600,000 रुपया ही आता है, तो वो करके किसानों का पैसा लेते हैं। तो वो भी प्रोसेस में किसान जुड़ते हैं, जो लीडर जो बने हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी है, वो गांव में जाके लोगों को समझाती है और पैसा कलेक्ट करती है। जब लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न के लोग करते हैं कि क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो कैनाल अभी तक जो गवर्नमेंट की लगती थी वो धीरे धीरे इसमें हमने कुछ दिया है, हमारा कुछ पैसा लगा है, तो वो बहुत जरूरी रहता है और इसके ऐसे हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो कैनाल का मरम्मत का अभी तक हम देखते हैं तो ज्यादातर काम जो है ना वो इंजीनियर ही करते हैं और सिंचाई विभाग ही करता है, लेकिन पीएम में हम किसानों काम करें, किसान लोग करें, तो इसको लगेगा कि हमने किया है और वो ध्यान रखेगा मेरे लिए हम कैनाल बना रहे हैं तो मैं अच्छा ही मटेरियल लाऊंगा और मैं अच्छी तरह से बनाऊंगा। तो इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग होती है और डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, संस्था के लोग रहते हैं, वो किसानों को कैसे कैनाल बनानी है, कैसे मतलब माल बनाना है, कैसे मटेरियल सिलेक्ट करना है, इसके बारे में इसको मतलब ट्रेनिंग दी जाती है और काम वो खुद करे इसके लिए इसको तैयार किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है।
तो कैनाल का काम भी इस तरह से लोगों को जोड़ते हुए, लोगों को साथ में रखते हुए किया जाता है। बहुत बहुत बढ़िया राजेंद्र भाई। जैसे आपने बताया, यहाँ पे किसानों को जो है सिंचाई व्यवस्था का जिम्मेदारियां और जो अधिकार हैं वो उनको दिलाने का काम है पीआईएम। और उसमें क्या क्या करना पड़ा वो आपने राजेंद्र भाई से सुना। लेकिन ये सब जो है एक पॉलिसी बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब सरकारी जो नीति नियम है वो कैसे होना चाहिए जिससे कि ये जो जिम्मेदारी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो आसानी से हो और अच्छी तरह हो। उसके लिए भी डीएससी ने काफी प्रयास किया है। सचिन वो आपको अभी बताएंगे कि पॉलिसी के हिसाब से हम लोगों ने सरकार के साथ क्या क्या किया है। सचिन। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि आ, ये काम जो है, जो मोहन ने और राजेंद्र ने बताया, वो आसान नहीं है। क्योंकि एक बाजू है कि ये सब का नहर का जो पूरा जिम्मेदारी है, संचालन जो है वो वो सरकार कर रही थी, और दूसरी बाजू हम पीआई में बात कर रहे हैं कि लोगों को करना है। तो दोनों के साथ काम करना, जैसे उन्होंने बताया, वो आसान नहीं था। और उसके लिए लोक केंद्रित नीतियां कैसे बने, उसके लिए हमें काफी काम करना पड़ा। और पहली बात, जैसे मोहन ने बताई कि एनजीओ का रोल जो है या लोगों का रोल है, लेकिन लोगों का रोल एक सेंट्रलाइज स्कीम में लाना, वही एक पहली दिक्कत थी। तो कैसे कन्विंस करने पॉलिसी मेकर्स को कि लोग इसमें शामिल हो, लोगों के पास इनका नॉलेज है, चाहे वो नहर के रखरखाव में हो, चाहे उनका पुनरुद्धार में हो। तो उस तरह से जो जो बातें होती थी उसमें बहुत ही हमें दिक्कत आती थी, क्योंकि हर एक चीज जो पहले सरकार कर रही थी उसमें अपने कृषकों को लाना था, उनकी भागीदारी बढ़ानी थी। तो एक बाजू, जैसे राजेंद्र भाई ने कहा, कृषकों को ही लग रहा था कि भैया ये तो सरकार का है, सरकार को लग रहा है ये हमारा है, तो हम क्यों छोड़े। तो ये जो जो दोनों के बीच में पुश एंड पुल का जो पूरा नाता था, एक मिसट्रस्ट का नाता था। हाँ, दोनों को एक दूसरे के लिए कई सोच थी कि ये लोग ऐसे हैं। तो वो एक विश्वास का वातावरण खड़ा करना लोगों के बीच, अधिकारियों के बीच, वो आसान नहीं था। तो जैसे कहा राजेंद्र ने और मोहन ने कि पहले ही बात थी कि लोगों की उसमें केंद्र में लाना, नहर के रखरखाव में, उनके संचालन में लोगों को वो स्थापित करना कि लोग इसमें, उनकी काबिलियत है कि वो अपनी नहर को संभाले। तो वो पहली जो चीज है, हमने जो पायलट प्रोजेक्ट्स थे वो हमने 94 में शुरू किए, और 1 जून 1995 में जैसे हम देखेंगे तो 1 जून 1995 में हमने सरकार के साथ रह के हमने एक साथ में एक नीति बनाई, जिसमें ऐसा कहा गया कि लोग जो है वो, ये पीआईएम जो है वो लोक केंद्रित होगी, जहां किसानों को प्राधान्य मिलेगा उनके नहर के संचालन में, चाहे उसका कैनाल रिहैबिलिटेशन हो, चाहे उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये सभी चीजों में पहल जो है, वो पहला दायित्व जो है वो लोगों का रहेगा। अगर कहीं लोगों को दिक्कत आए तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो प्रशिक्षण जो है वो संस्थाएं देगी, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जैसे मोहन ने कहा, वो सिंचाई विभाग देगा। और तीसरी जो बात थी कि लोग जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन, जैसे राजेंद्र कहा, सहयोग देंगे, 10% सहयोग देंगे। तो ये स्थापित हुआ 1995 के ऑर्डर से कि ये पीएम का काम आसान नहीं है और केवल सरकार नहीं कर सकती है, और इसीलिए इसमें लोग शामिल होंगे, एनजीओ शामिल होगी, और तीनों लोग, एनजीओ और सरकार मिलके ये पीएम का काम करेंगे। तो ये स्थापित हुआ। और वो ऑर्डर जो मेरे हिसाब से है वो बहुत ही, हम जैसे गुजरात में बहुत आसानी से ले सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं वो आसान नहीं है। कहीं भी जो एक्ट्स बने हैं पीएम के, या उसमें इतनी जो लोगों की भागीदारी जो इतनी आसान यहाँ जो लिखी गई है गुजरात में, या तो फिर एनजीओ की भूमिका के बारे में लिखा गया है,
वो दूसरी कोई एक्ट्स में हमें दूसरे कोई राज्यों में एनजीओ की भूमिका के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि भी टेक्निकल है। तो नहर का जो, जैसे राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने देख तो लिया कि कहाँ कहाँ काम करना है, 10% कंट्रीब्यूशन भी दिया, लेकिन काम कौन करेगा? अब तक का जो नहर का रखरखाव का काम था वो सब कॉन्ट्रैक्टर करते थे, और सरकार भी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है उनके साथ उनको काम कराने में उन्हें जो है उनको एक्सपर्टीज थी कि कॉन्ट्रैक्टर के पास कैसे काम आसानी से करवाना। लेकिन वाटर यूजर्स एसोसिएशन जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे। तो पहली तो बात वही आई कि भाई यार ये लोग कर पाएंगे कि नहीं। फिर हमने बताया कि देखो वो अपने घर भी अच्छी तरह से बनाते हैं, या चाहे वो अपनी सीमेंट हो चाहे वो ईंट हो, उसकी भी क्वालिटी की जो है वो अपने आप से करते हैं। तो हम ले गए, हमारे जो उच्च अधिकारी है उनको वहाँ ले गए और दिखाया कि देखो भैया ऐसा नहीं है कि टेक्निकल वर्क है तो केवल ये करेंगे, ये अगर आप उसको प्रशिक्षण दोगे तो वो जरूर अपनी नहर को जो है वो अपना काम कर सकेंगे। और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि तकरीबन 5 करोड़ के काम जो है कैनाल रिहेबिलिटेशन, राजेंद्र बराबर 5-1 करोड़ का काम जो है वो इन्होंने किया 130 करोड़। हाँ, तो 130 करोड़ का हुआ है। हाँ हाँ, तो जो है वो पूरा उन्होंने काम जो है वो लोगों ने किया है। हाँ, तो ये जो स्थापित करना और कि लोगों को भी टेक्निकल जानकारी होती है, वो भी उतना ही ख्याल रख सकते हैं, और वो सभी कुछ चीज जो है वो सरकारी टेस्टिंग में जाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए, और उसका केवल वो नहीं, लेकिन जब एक फॉर्मल एमओयू करवाया गया कि जहाँ जो सरकार जो है वो लोगों की संस्था को, लोक केंद्रीय संस्था जो डब्ल्यूए जो कहते हैं, उसको एकदम एक अच्छी तरह से उसका एमओयू करके उनको दिया गया। नहर का जो पूरा जो संचालन जो है वो सौंपा गया लोगों को, और उसमें भी ये कहा गया कि भी कैनाल का रिहेबिलिटेशन हो, उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो, मैनेजमेंट हो, वो जो है लोग करेंगे। तीसरी बात आई कि ये सभी करने का तो है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? तो वो जो है वो पहली बार ऐसा कहा गया कि ये जो है वो जो काम करने के लिए 30% एडवांस मिलेगा लोगों को। जो भी एस्टिमेट बना है और कंट्रीब्यूशन जमा है तो उसमें 30% वो लोग जो है एडवांस में देंगे, ताकि लोग जो है उसकी डब्ल्यूए जो है वो काम कर सके। और तीसरी बात थी कि हमेशा जो है वो डब्ल्यूए को चलाने के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको ऑपरेटर चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, और देखना पड़ता है कि कहाँ इरिगेशन के पहले, इरिगेशन के वक्त और इरिगेशन के बाद पूरा नहर को देखना पड़ता है। तो उसके लिए पैसे चाहिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। वो कहाँ से आएगा? तो नॉर्मली जो दूसरे राज्य में देखा गया है कि वो जो है नॉर्मली वो ग्रांट देते हैं, और वो ग्रांट भी इतनी कम पैसे की होती है, और वो ग्रांट पहले फाइनेंस में जाती है, और फिर फाइनेंस के बाद आते आते जब जो है वो पूरा काम हो जाने का समय बीता गया था, तब उसके बाद शायद किसानों को अपना पैसा वापस मिलता है। तो यहाँ जो हमारे जो फाउंडर चेयरमैन थे अनिल भाई और फिर शशि और सब साथ में मिलके उसने सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो ये कभी भी अपने स्वयं संचालित संस्था का जो हमारा सपना है वो कभी नहीं पूरा होगा। इसीलिए यहाँ जो है ऐसा ऑर्डर किया गया कि उनको 50% रिबेट मिलेगा। जो भी पैसे देंगे, जो अगर समय से दे दिया गया है शेड्यूल के हिसाब से, तो वो 50% उनको रिबेट मिलेगा। और वो लोग जो है किसान की जो संस्था है वो 30% तक वो सरकार के जो रेट्स है पर हेक्टर के रेट से, मान लो 100 रुपये, तो वो 130 तक वो ले सकती है। तो ओवर एंड अबाउट जो है वो वाटर रेट्स ले सकती है, क्या कि वो उनको सरकार पर हमेशा आधारित न रहना पड़े कि सरकार की ग्रांट हर साल कब आए, उनके नहर का रखरखाव कब करे, उनकी सैलरीज जो है वो कब दे। तो ये जो है वो बहुत ही मेरे हिसाब से जो एक अहम पॉलिसी जो है वो हम सब ने मिलके किया कि अगर हमें हमेशा आधारित नहीं रखना है तो एक तो रिबेट की बात है, और डब्ल्यूएस को अलाउ करना 30% से 30% तक वाटर चार्जेस करवाना, ये एक बहुत अहम जो है
वो पॉलिसी साथ में मिल के, और आसान नहीं था उनके लिए। हमें एक्सपोजर जो 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 अधिकारी थे उनको हम ले गए थे विसनगर और दूसरी जगह पर। दूसरी बात है कि सरकार, जैसे मोहन ने कहा, वो एविडेंस पर बात करती है, ऐसे बात नहीं करती है। तो रिसर्च स्टडीज हमने किए, जैसे टेल एंडर का स्टडी किया हमने, बेनिफिट कॉस्ट का जहां हमने काम किया था, तो बेनिफिट कॉस्ट का हमने स्टडी किया कि 1 रुपया अगर सरकार डालती है तो 2.3 से 2.75 3.2 तक हम जा सकते हैं उसका बेनिफिट रेशियो में। कहीं कहीं जगह पे तो 6 पर भी गया है कि 1 रुपया आप डालोगे तो आपको इतना मिलेगा। तो वो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ऑफ PIM, ऐसे स्टडीज हमने किए ताकि सरकार कन्विंस हो जाए कि नहीं, PIM की सही मायने में ज़रूरत है। अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें पैसा लगाने की ज़रूरत है, और दूसरी बात है कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी पैसा लगाने की ज़रूरत है। तो पॉलिसी सपोर्ट के बिना, प्रोसीजरल सपोर्ट के बिना, अगर हमें काम को बड़े पैमाने में ले जाना है, स्केल अप करना है, तो ये पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत है। आसान नहीं है, फिर भी करना ज़रूरी है। Thank you, Rajendra bhai, Arvind bhai, Sachin bhai, Mohan bhai, and thank you, Jeet, for organizing it.